हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीगल पोजीशन ऑफ माइनर से। लीगल पोजीशन ऑफ माइनर यानी कि हम यहाँ पर लीगली जो माइनर है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है नहीं कर सकता, ये सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है एक माइनर को लेकर। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि जो माइनर है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी एज 18 से नीचे है, और ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि जो माइनर है वो अभी एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है सारी चीजों को समझने के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स या कंडीशंस होती हैं, अपने डिसीजन अपना जजमेंट बनाने के लिए अभी वो कैपेबल नहीं है। तो एक माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। और अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ एंटर करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, बिल्कुल रद्द, खत्म है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर एक केस हुआ था मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष के बीच में, इज एन इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन। इस केस के अंदर क्या था कि एक माइनर जो है धर्मोदास घोष जो है एक माइनर पर्सन है, यानी कि 18 से नीचे है, इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मोर्टेक्ड हिज हाउस, उसने अपना हाउस जो है वो गिरवी रख दिया ब्रह्मदत्त के पास, जो कि हस्बैंड है मोहरी बीबी का। एक हस्बैंड है कौन, ब्रह्मदत्त, उसके पास इसने अपना हाउस गिरवी रखा था 20,000 में कि 20,000 उसको, मतलब एक तरीके से वो बोरो कर रहा था उससे, वो चुका देगा उसके बाद वो उसको उसका घर वापस दे देगा इस तरीके से। तो जो मोटेग था यानी कि जो ब्रह्मदत्त था उसने उसको 8,000 दिए। सब्सिक्वेंटली जो धर्मोदास था यानी कि देने उसने मांगे उसने 20,000, देता है वो 8,000। तो धर्मोदास जो है वो सू कर सकता है उसको, यानी कि सूट फाइल कर सकता है उसके खिलाफ, स्टेटिंग दैट ही वाज अंडर एज। उसने ये दिखाया कि मैं अंडर एज हूँ, अभी माइनर हूँ, जब उसने मोटेग को एग्जीक्यूट करा था। तो जो प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट द मोटेक वाज वॉइड, उसने क्या कहा कि जो मोटेक वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एंड देयरफॉर इट वाज कैंसल, और उसको खत्म कर दिया जाए। जो कोर्ट है ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी लेंडर रिक्वेस्ट, और जो मनी लेंडर है जिसने उसको पैसे दिए थे उसने रीपेमेंट के लिए एक सूट फाइल करी थी, उसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है ऑफ द अमाउंट एडवांस टू द माइनर, जो उसने माइनर को दिया था ऑफ द कंसिडरेशन फॉर मोर्टेक के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर क्या हो गया था, वॉइड हो गया था। और अगर जो माइनर है उसको कोई मनी रिसीव होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो लायबल नहीं है उसकी रीपेमेंट के लिए। तो वो इस केस से जो ये कंसेप्ट है हमारा निकल के आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर के साथ एब्सोल्युटली वॉइड रहेगा, और वो जो माइनर है वो लायबल नहीं है कोई भी रीपेमेंट करने के लिए, रिफंड करने के लिए मनी का, अगर उसको कोई मिली है तो। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अपनी नेसेसरीज ऑफ लाइफ को जो माइनर है वो अपनी लाइफ की नेसेसरीज को फुलफिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। नेसेसरीज वही रोटी कपड़ा मकान, इन सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अय्याशियां ड्रग्स वगैरह ड्रिंक्स करने के लिए वो ऐसा कर सकता है, नहीं, वो सिर्फ अपनी फूड शेल्टर क्लोथ इन सारी चीजों के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंटर कर सकता है। तो एक माइनर जो है उसको इनकम्पिटेंट माना जाता है कोई भी फाइनेंशियल गेन, लॉस, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ही इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम। लेकिन वो किस केस में कम्पिटेंट है, किस केस में योग्य है, सिर्फ अपनी नेसेसरीज को लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो लॉ है प्रोवाइड्स फॉर द रीइंबर्समेंट फॉर सच नेसेसरीज फ्रॉम द प्रॉपर्टी, की जो लॉ है वो कहता है कि जो पेमेंट होगी उन नेसेसरीज के लिए वो प्रॉपर्टी से करी जा सकती है, जो माइनर की प्रॉपर्टी, और जो पर्सन सप्लाई कर रहा है उसको वो सारी चीजें उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन उसको सप्लाई कर रहा है एक तरीके से उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर बचाने के लिए, उसकी तरफ से उसके भी एक राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करा जा रहा है कि जो पर्सन उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है वो जो है अपनी पेमेंट ले सकता है माइनर की प्रॉपर्टी से, रिसीव पेमेंट फ्रॉम द माइनर की प्रॉपर्टी से वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। बट व्हाट आर द नेसेसरीज, तो सीरियस क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है कि जो नेसेसरीज है लाइफ की वो क्या होंगी। ठीक है, फूड एंड क्लोथिंग जो है बेसिक नेसेसिटीज होती हैं हर एक पर्सन की, कोई भी लग्जरियस चीजों के लिए, ड्रिंक्स वगैरह के लिए जो है यहाँ पर वो कम्पिटेंट नहीं होगा, इन सारी चीजों के लिए नहीं, सिर्फ नेसेसरीज फूड शेल्टर क्लोथ इन सारी चीजों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है। और यहाँ पर जो पर्सन है जो उसको नेसेसरीज अवेलेबल करवा रहा है वो सारी के सारी क्या कर सकता है, अपनी पेमेंट उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता है। उसके बाद आता है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट्स। माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने बेनिफिट के लिए तो उसके लिए भी उसको क्या है,
उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर एक माइनर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए जिसमें उसका अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो एक केस हुआ था रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे के बीच में। एक माइनर जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था प्रोफेशनल बिलियार्ड प्लेयर के साथ, एक प्लेयर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करा, अंडर विच जो प्रोफेशनल प्लेयर है वो एग्री कर देता है कि हाँ मैं तेरे को सिखा दूंगा माइनर को जो भी गेम वो खेलता था, एंड टेक हिम अलोंग, और वो उसको अपने फॉरेन टूर्स पे लेके गया, एक एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी जो माइनर उसको दे रहा था, और वो उसको फॉरेन टूर्स पे लेके गया और उसको सिखा दिया। तो जो कोर्ट है उस जब कोर्ट हेल्ड मतलब कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो माइनर है उसका बेनिफिट हो रहा है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, सो डेट वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके। अगर एक माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी जॉब के लिए तो वो भी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, उसको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जॉब कर रहा है। तो इस तरीके से माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने बेनिफिट के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। उसके बाद आता है हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ द माइनर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के गार्डियन कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उसका बेनिफिट होगा माइनर का, उसको वैलिड माना जाएगा। इसके अंदर हमारी दो कंडीशंस एसेंशियल होंगी। तो पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि जो माइनर के गार्डियन है फिर उसके पेरेंट्स हैं, उनके पास क्या होना चाहिए भाई, राइट होना चाहिए माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने का। और दूसरा क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे जो माइनर है उसका बेनिफिट जरूर होना चाहिए। तो जब ये दो कंडीशंस होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आता है देयर कैन बी नो रेस्टिट्यूशन और रीफंड ऑफ बेनिफिट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी अगर जो माइनर है उसको कोई भी बेनिफिट मिलता है या फिर कोई भी पेमेंट मिलती है, कोई मनी रिसीव होती है, उसको कोई प्रॉफिट मिलता है, तो वो बाउंड नहीं है उसको रीपे करने के लिए, जैसे मौरी बीबी और धर्मदास घोष के केस में हुआ था। उसके बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल है वो अप्लाई नहीं होता एक माइनर के अगेंस्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल मीन्स कोई फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन अगर माइनर करता है तो एक माइनर जो है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो कोई भी अगर मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह वो करता है तो उसके लिए उसको आंसरेबल नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है हमारा माइनर एज एन एजेंट। माइनर एक एजेंट की तरह, कैसे उसका मतलब लीगली कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। जो भी अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, एक माइनर को एक एजेंट की तरह अपॉइंट करा जा सकता है। जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है, लेकिन जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है माइनर को, प्रिंसिपल जो है वो सारी की सारी माइनर की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। माइनर खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर वो कोई फ्रॉड करता है, कोई नॉन परफॉर्मेंस करता है, तो सबके लिए जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि माइनर, क्योंकि माइनर को एज अ एजेंट उसने अपॉइंट करा है। तो एक माइनर जो है उसको अपॉइंट करा जा सकता है एज अ एजेंट, लेकिन माइनर खुद कभी भी किसी एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। वो कभी एक प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा, लेकिन एज अ एजेंट उसको अपॉइंट करा जा सकता है। उसके बाद माइनर एज अ पार्टनर। वैसे तो जो माइनर है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग माइनर एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर पार्टनर्स जो हैं क्या है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू एक दूसरे डिसाइड करते हैं कि जो माइनर है वो एंटर कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में जो माइनर है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट्स में उसका शेयर होगा, लॉसेज में कोई भी उसका शेयर नहीं होगा। और हर एक नॉन परफॉर्मेंस के लिए, किसी भी फ्रॉड के लिए जो है वो सारे के सारे पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, माइनर नहीं। और अगर जो माइनर है वो एज ऑफ मैच्योरिटी में आ जाता है तो विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, 6 महीने हो गए हैं उसको, वो मेजर की कैटेगरी में आ चुका है, ही इज ऑब्लिग टू डिक्लेयर वेदर, तो उसको 6 महीनों के बाद ये बताना पड़ेगा कि वो बिजनेस के साथ कंटिन्यू, एसोसिएशन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता, और उसी बेसिस पे उसका नया स्टेटस डिसाइड होगा। तो अगर वो कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो उसको एज अ पार्टनर जो है फर्म का वो बना लिया जाएगा, यानी कि 6 महीने उसको हो गए हैं मेजोरिटी आए हुए, मेजर में वो आ चुका है, और जो उसको 6 मंथ्स के बाद जो है ये डिक्लेयर करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और अगर कोई पब्लिक नोटिस वो नहीं देता तो इसका मतलब है वो कंटिन्यू करना चाहता है, और उसको जो है दूसरे पार्टनर्स की तरह एक पार्टनर बना लिया जाएगा फर्म में, और जो दूसरे पार्टनर्स की ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज हैं वही उसकी भी होंगी। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन ऑफ अ माइनर
इन लिमिटेड कंपनी में माइनर की पोजीशन, एक माइनर जो है वो शेयर्स परचेज कर सकता है लिमिटेड कंपनी के, अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के परमिट कर सकते हैं, तो तभी वो क्या कर सकता है, शेयर्स खरीद सकता है। लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगा अगर वो कोई कॉल्स पे नहीं करता है, क्योंकि जो माइनर है वो क्या है, अंडर एज है, अभी वो चीजों को नहीं समझ सकता, तो वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर शेयर खरीद भी लेता है तो वो पर्सनली लायबल नहीं होगा अनपेड अमाउंट के लिए। अ माइनर होल्डिंग शेयर्स इन अ लिमिटेड कंपनी इज एंटाइटल्ड इन द प्रॉपर्टी और एसेट्स रिमेनिंग विद द कंपनी। माइनर के पास अगर शेयर्स हैं तो उसका क्या है, शेयर होगा, प्रॉपर्टी में भी होगा, एसेट्स में भी होगा कंपनी की, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी भी होगा। और अगर माइनर को मेजोरिटी आ गई है, और तो अगर माइनर जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करता और वो चले जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वो क्या हो गया, अब मेजर में आ गया है, 18 की एज में आ गया है, तो उसकी लाइबिलिटी दूसरे शेयर होल्डर्स की तरह ही हो जाएगी। सारी की सारी वही ऑब्लिगेशंस वो फॉलो करेगा जो दूसरे शेयर होल्डर्स की हैं, वही उसकी ड्यूटीज भी होंगी। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।